नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉस्मिक हीलर्स पे। मैं डॉक्टर विपुल भट्टर, अमरावती, महाराष्ट्र से। हमने लास्ट वीडियो में हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानकारी ली थी, तो ये लॉजिकल है कि हम इस हफ्ते हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करें। जी हाँ, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह ही हमें किसी भी एज, सेक्स और पर्सन के अंदर देखने को मिलती है बीमारी, लेकिन फिर भी इसका प्रमाण हमें महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में विस्तार से। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले के पास में प्रेजेंट रहती है, वो T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा करने लगती है। और हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि थायराइड ग्रंथि का मेन फंक्शन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो इसी वजह से जब T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो हमें मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, वो TSH नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करती है। वहाँ से T3 T4 का सिक्रीशन हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जहाँ पे T3 T4 का लेवल हमें बढ़ावा देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली TSH का लेवल जो है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इनके कॉजेस के बारे में। कौन कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। सबसे पहला कॉज इसका होता है ग्रेव्स डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज जो होती है, वो जो थायराइड रिसेप्टर्स हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उस पर जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे उस ग्रंथि को लगता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया है और वो T3 T4 सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। इसी तरह कभी अगर हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, थायराइडाइटिस हो जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो हमें T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कभी अगर एडिनोमा हो गया या कैंसर अगर थायराइड का हो जाता है, तो उस केसेस के अंदर भी हमें T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा आयोडीन, अगर कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हम आयोडीन का डोज जो पेशेंट को देते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, आयोडीन का प्रमाण शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर हमें T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर पेशेंट जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हमें थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म एसोसिएटेड देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया सब कॉज के बारे में। आइए जानते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें गॉइटर ज़्यादातर केसेस के अंदर देखने को मिलेंगे, गॉइटर यानी खींगा। इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। पेशेंट काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है और सबसे खास बात इस बीमारी की यह है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना बहुत खाता है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी उसका वजन कम होते चल जाता है, वो दुबला पतला होता चला जाता है। इसके अलावा हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगा। याद होगा हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर देखा था पेशेंट सुस्त और मोटा हो जाता है, यहाँ पे ठीक उल्टा हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट हाइपर एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा लीन थीन या दुबला हमें पेशेंट देखने को मिलता है। खाना बहुत खाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर खाना नहीं खाता है फिर भी मोटा होता है, और यहाँ पे खाना बहुत खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। इसी के साथ पेशेंट को यूजुअली गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, हीट इंटॉलरेंस हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ पेशेंट के अंदर हमें एक्सोप्थेल्मोस देखने को मिलेगा, यानी आंखें बाहर की तरफ बड़ी हुई देखने को मिल सकती है। मसल वीकनेस भी देखने को मिलेगा। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का स्कूल का जो परफॉर्मेंस होता है वो हमें डिक्रीज होता हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहली दवा है आयोडियम या आयोडम। ये मेडिसिन यूजुअली डार्क कॉम्प्लेक्शन के पेशेंट्स के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना बहुत खाता है लेकिन फिर भी उसके अंग को कुछ भी नहीं लगता है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हमें देखने को मिलता है और इसी के साथ उसे कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता, वायलेंट एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हमें देखने को मिलती है, छाती में धड़धड़ाहट पेशेंट के बहुत देखने को मिलती है। ये हमें खासकर देखने को मिलता है जब पेशेंट को हम सीढ़ियाँ चढ़ने को बोलेंगे। अगर 15-20 सीढ़ियाँ भी पेशेंट को चढ़ना रहा तो उसे 3 से 4 बार ब्रेक लेना पड़ता है,
तब जाकर वो सीढ़ियाँ चढ़ पाता है। इतना ज़्यादा हमें वीकनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेशेंट को गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है। दूसरी रेमेडी है नेट्रमूर। नेट्रमूर के पेशेंट के अंदर भी हमें दुबला पतला पेशेंट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इमेसिएशन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। खासकर पेशेंट की गर्दन हमें बहुत ज़्यादा दुबली पतली देखने को मिलती है और बॉडी नेट्रमूर की पूरी तरह से डिसप्रपोर्शनेट हमें देखने को मिलती है। गर्दन तो दुबली पतली होती है लेकिन पेट हमें उसका बड़ा हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्किन काफ़ी डर्टी हमें पेशेंट की देखने को मिलती है। नेट्रोमूर खासकर उन पेशेंट के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है जिनके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म किसी ग्रीफ की वजह से हुआ है, कोई घटना हुई हो जिसके बारे में पेशेंट बार बार सोचता हो, दुखद घटना जिसके बारे में पेशेंट दिन भर सोचता रहता है और उस वजह से धीरे धीरे हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जब पेशेंट बढ़ जाता है तो ऐसे केसेस के अंदर नेट्रमूर के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेट्रमूर हमें 3x पोटेंसी में सुबह शाम 1 से 1.5 महीने तक देना चाहिए। अगली रेमेडी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए इंडिकेटेड है, वो है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम खासकर हाइपरथायरॉयडिज्म जो हमें छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है उसके अंदर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। एब्रोटेनम के अंदर जो इमेसिएशन होता है, जो दुबलापन होता है, वो पैरों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मार्कली देखने को मिलता है। एब्रोटेनम ये मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में सुबह शाम कम से कम 1 से 1.5 महीने तक के लेना चाहिए। अगली रेमेडी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए जो इंडिकेटेड है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला के अंदर हमें पाल्पिटेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट को सो जाने पर छाती के अंदर धड़धड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ही इमोशनल से ये पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। मूड बहुत ही ज़्यादा इनका चेंज होता है, बहुत ही मूड स्विंग्स हमें देखने को मिलता है और बंद कमरे में पेशेंट नहीं रह सकता है, उसे हवा चाहिए, वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पल्सेटिला भी हम 200 पोटेंसी के अंदर 4-4 बूंद सुबह शाम 1 से 1.5 महीने तक दे सकते हैं। अगली रेमेडी है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम खासकर ऐसे केसेस के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है जहाँ पे चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें मार्कली देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स चेंज पेशेंट के होते हैं और उन रेयर केसेस के अंदर जहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ठंडी सहन नहीं होती। यूजुअली हमने देखा है कि गर्मी सहन नहीं होती, लेकिन अगर ठंडी सहन नहीं होती तो ऐसे केसेस के अंदर हम ट्यूबरकुलिनम दे सकते हैं। साथ ही साथ हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में कोई लंग अफेक्शन भी एसोसिएटेड हमें ट्यूबरकुलिनम के अंदर देखने को मिल सकता है। और लास्ट रेमेडी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें साबित हो सकती है वो है फ्यूकस वेसिकुलसस। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के अंदर कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने इसे स्पेसिफिक माना है। फ्यूकस वेसिकुलसस ये मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है और 20-20 बूंद सुबह शाम हमें 2 महीने तक के इसका सेवन करना चाहिए। इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, ये दवाइयाँ अगर सिम्टम्स है तो ही ले, दवाइयों को मिक्स करके बिल्कुल ना ले। और अगर कोई डाउट आता है तो कोई पास के होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के उसकी सलाह के हिसाब से ही दवाइयों का सेवन कीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 से 6 दवाइयों का वर्णन किया है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर इससे भी कई ज़्यादा दवाइयाँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के इंडिकेटेड रह सकती है। यहाँ पे समय की कमी की वजह से इससे ज़्यादा दवाइयाँ मैं नहीं बता सकता। बहुत सी और दवाइयाँ हैं जो आपको सूट हो सकती है, जिसमें सल्फर फॉस्फोरस जैसे पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ का समावेश है। अगर ये दवाइयाँ काम नहीं करती हो तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके मशवरे के हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देखने को मिलेगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूकता मिल सके। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा हुआ वीडियो बोल पाया मैं बराबर ना? थैंक यू।